मन में बहुत से लोगों को आशंकाएं होंगी और काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि शायद आपको विचलित भी कर रहा होगा। और ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि वास्तविकता क्या है। कुछ अपने बारे में भी चर्चा करूंगा कि मैं कौन हूँ और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक पीपीटी के माध्यम से एक शॉर्ट में हम जो है कुछ चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी दूंगा आपको, तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा और उसके बाद आपस में हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले पीपीटी के माध्यम से हम कुछ बातें कहेंगे। सभी लोगों को शायद मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में चर्चा चर्चा करेंगे। मैं राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश का एक एमएसएस ऑनर हूँ। आई एम नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन कि भाई कि मैं एमसीएल का कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहा हूँ या मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत से लोग भ्रमित हैं कि राजेश सिंह व्यक्ति कौन है। मैं कोई प्राइम मीडिया नहीं हूँ और हाँ ये है कि इस नकारात्मक विचारधारा जो चल रही है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी है कि एमसीएल में रहते हुए एमसीएल को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना। जरूरी है कि हमारे सभी के प्रोजेक्ट लगे और उस दिशा में काम हो। और ये जब होगा तो कहीं ना कहीं छोटा वाक्य नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत के अंदर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लगने की दिशा में होगा और भारत का कहीं ना कहीं ये स्वरूप बदलेगा। और यही उद्देश्य से सभी एमवीपी जितने भी होंगे वो लोग भी जुड़े हैं। और आगे की अगर बात करूं तो आगे सभी लोग इसी उद्देश्य से जुड़े हैं, तो मैं भी इसी उद्देश्य से जुड़ा। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, भदोही उत्तर प्रदेश मेरा ये जन्म जन्म स्थान तो मुंबई, बॉर्न बॉटम मुंबई मेरा है, लेकिन जो बिलोंग करता हूँ भदोही उत्तर प्रदेश से, तो ऐसे एमएसएस ऑनर मैंने यहाँ शुरू की है। जब मैंने पिछले 1-1.5 साल से मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं और हमारे प्राइम मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी मिल नहीं पा रही थी। तो मैंने कोशिश की कि डायरेक्ट कहीं कनेक्ट करूं, क्योंकि मैं और मेरे साथ ऐसे अनेकों प्रकार के लोग हैं, आप लोग भी उसी में से एक हैं, जो कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई ना कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और जानकारी मिलने के अलावा ग्राउंड लेवल से कब काम शुरू होगा, ये भी कार्य करने की जरूरत है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसमें सम्मिलित हूँ और ये जानकारी लेने की कोशिश करूँ, और मैं इस चीज में सफल रहा। तो आज के तारीख में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत से प्राइम मीडिया कहने की ऑब्जेक्शन भी लेते हैं कि राजेश सिंह से बातचीत होती है तो बाकी लोगों से बातचीत क्यों नहीं होती। ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई कहीं कहीं उनकी कनेक्टिविटी मेरे से बहुत पहले से ही थी, तो क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चीजें हैं कि जो वो मेरे फेवर में गई और मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको लेनी पड़ेगी। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ काफी लोग हैं, मेरे कहे पे बहुत से लोगों ने जो है ना एमसीएल में जुड़े। और अंदर जाने के बाद ये पता चला कि एमसीएल कंपनी एक छोटी कंपनी नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज एमसीएल की अगर बात करूं तो लगभग 1200 तहसील, लगभग 7,000 किसान और 35 लाख किसानों का एक समूह है। तो कोई छोटा समूह नहीं है, बहुत बड़ा समूह है। और कहीं ना कहीं किसी ने जो 1.5 लाख रुपए एमसीएल कंपनी को दिए और किसी ने 10 लाख 5,000 दिए, किसी ने 10 लाख। इस तरीके से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है एमसीएल के पास था, जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हुए जो भी चीजें हैं इतिहास सब लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। वो पैसा पूरी तरह कहीं कहीं जो है ना 35-34 प्रोजेक्ट कहीं के ग्राउंड लेवल पे खड़ा करने की कोशिश की गई। लगभग 49 जगहों पे फेज 1 फेज 2 कहीं के फेज 3 में भी कार्य हुआ है। जो हम बात सीएनजी की करें तो ये सभी चीजें ग्राउंड लेवल पे कुछ आधे अधूरे काम हुए, सफलता कहीं नहीं मिली। और इस असफलता के पीछे कुछ कारण थे, कुछ कारणों पे नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब जहां भी हम लोग हैं इससे आगे बढ़ना है। कुछ नाराज व्यक्ति हैं जो कि समय जाने के कारण कहीं ग्राउंड लेवल पे बहुत से लोगों को तकलीफें हुई, कुछ लोगों को तकलीफें हो रही हैं और ये तकलीफें इतनी है कि असहनीय है। एक समस्या है, समस्या मेरे सामने भी है कि पिछले अगर मैं बात करूं कुछ दिनों से, तो एमसीएल का ये जो है ना ये सीसी नंबर जैसे मेरा नंबर हो गया है।
तो ऐसे हजारों लोगों की संख्या में मेरे पास कॉल आ रहे हैं जिसको मैं जानता ही नहीं, और सभी लोगों को पॉसिबल नहीं है कि मैं जवाब भी दे पाऊँ। तो मैंने फोन कॉल्स करना उठाना बंद कर दिया। सभी लोगों को कैसे, अनजान लोगों को कैसे मैं बात करूं, कितनी बात करूं, और सभी लोगों को ग्राउंड लेवल पे तकलीफें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन सब चीजों का समाधान आपके फोन कॉल्स करने से या गुस्सा करने से या नाराजगी से नहीं होगा। और मैं कहीं कि वो ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ कि आप जो है ना अपना गुस्सा पूरा का पूरा मेरे ऊपर निकाले, क्योंकि मेरा आपका कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनाना चाहता हूँ कि जो है ना तब तक आप सर्वाइव कर सको जब तक कंपनी का फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए और ग्राउंड लेवल में सब चीजें दिखाई न दें। अगर कुछ नाराज व्यक्ति है जो एमसीएल के साथ नहीं रहना चाहते तो उनका रिफंड का प्रोसेस हो जाए और रिफंड के पैसे मिल जाए। तब तक आप पॉजिटिव माहौल में रहो, आपको जो है ना अपडेट जानकारी मिले जो वास्तविकता से जो है नजदीक। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कोई भी बातें अगर करता हूं तो ये फ्राइडे सेशन के अंदर कहूंगा। आप मुझे बार बार कॉल करेंगे तो भाई आपका अपडेट तो है ही है ना। कुछ लोग फोन करके मुझे पूछते हैं रात को जो है ना 10 बजे 11 बजे की, राजेश जी क्या अपडेट है। मान लो मैंने उनको अपडेट बता दिया तो सवेरे 6 बजे उठ के 7 बजे उठ के बोले कि राजेश जी सर आज का क्या अपडेट है। अरे रात को तो 10 बजे 11 बजे आपसे बात हुई थी, अब सवेरे 6 बजे फिर कहां से अपडेट दूं। अब ये तो नहीं बोल सकता ना डॉक्टर शाम गुलब से बात हुई, अच्छी तरह खाना खा के डॉक्टर शाम गुलब जो सोए और डॉक्टर शाम गुलब सवेरे उठे, अच्छा जब उनका डाइजेशन अच्छा था, सवेरे नित्य कर्म करके जो है फ्री हुए। अब ये सब अपडेट मैं कहां से दूं ये घंटे का, तो ये भी बड़ा मेरे लिए समस्या है। तो प्लीज कृपया फ्राइडे टू फ्राइडे आप मेरे से कनेक्ट करिए और दैट इज पॉसिबल कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ये सत्य है। और आप आज का सेशन ये शुरू से लेकर लास्ट तक का तो सच्चाई से भरा होगा, और इस बात को आप मानो या ना मानो हकीकत ये है और इसी तरीके से काम होगा। कुछ चीजें हैं कैंसिल, इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं पीछे है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप जो पूरा करेगा और जो ऑथोराइज पर्सन है वो एनसीएल ही होगा, एनसीएल के लोग होंगे। मैं कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ और नहीं मेरे से अपेक्षा रखिएगा। कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप इसको लीजिए, आप इसको माने या ना माने आपके ऊपर होता है। और मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूँ, जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो जो है ना सत्यता से एकदम भरपूर है। मेरी कोशिश है जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और मैं इस चीज का कोई दावा नहीं करता, मैं खंडन करता हूँ। और जहां तक मैंने जो भी बातें कही हैं आज के सेशन में सदस्य लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सब चीजें आपको दिखाई देगा। मैं शुरू करता हूँ। मैंने एक सेशन तैयारी की है कि अगर आप पॉजिटिव माहौल में हो, आप अपने ग्राउंड लेवल पे आज अपने एमएसएस या एमवीपी को या जितने भी किसान हैं उन लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मेहनत जरूर कंपनी कहीं कि आपको मौका जरूर देगी। और ये ऐसा आसानी से नहीं हो जाएगा कि आप बैठे रहोगे हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और जितनी तैयारी आप आपके एमवीपी या आपके किसान करेंगे तो कहीं ना उतना ही प्रोग्रेस आपका होगा। इसीलिए मैंने शीर्षक रखा है तैयारी जीत। आज ये मेरा 35वां एपिसोड है, आज 25 तारीख 2025 है, और इसी के माध्यम से हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं एनसीएल फंडिंग की बात करते हैं, जो सबसे करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव भी है, क्योंकि बहुत से प्रोमिसेस जो एनसीएल के फेल हुए हैं। और आपने ये लाइन जो है ना बहुत सुना होगा, डॉक्टर शाम गुलब के मुंह से, मेरे मुंह से भी सुना होगा, एनसीएल हैज कंप्लीटेड हिज फंडिंग वर्क्स। एनसीएल ने जो पूरी व्यवस्था जो है फंड्स की कर ली है। अच्छा ये सुनने के बाद ग्राउंड लेवल पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पैसे तो आए ही नहीं है, 3000। तो फिर ये कैसे जो है एनसीएल ने जो फंडिंग वर्क कंप्लीट कर लिया। जब कंप्लीट कर लिया तो हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे प्रोजेक्ट क्यों नहीं लग रहे, हमारे रिफंड के प्रोसेस हमको एनसीएल के साथ नहीं रहना, तो फंड हमें मिल जाना चाहिए। जब फंडिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है उन्होंने तो ये प्रश्न आपके मन में आएंगे जरूर। इसके बारे में भी चर्चा करके कोशिश करूंगा कि इसका मैं उत्तर दे सकूं, और ये प्रश्न फिर से इस सेशन में या इसके बाद मेरे से न पूछे। कोशिश मेरी ये होगी कि भाई इसके अंदर जो है जो मैं बताने वाला हूँ ये चीजें इसके अंदर जो है निहित हो और आपको स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाए। जो एनसीएल की अगर मैं बात करूँ तो एनसीएल जैसे मैंने शुरुआत मैंने कही, तो जो इनके पास फंड से 34 प्रोजेक्ट लगाने में और 49 जगहों पे बायो सीजी के प्रोजेक्ट चालू करने में लगभग लिटरली पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। कुछ मिसमैनेजमेंट एमसीएल की खुद की, जो कि डॉक्टर शाम गुलब खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब ये पैसे खत्म हो चुके तो पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा एनसीएल के पास पैसे है ही नहीं। और ये बात जो है ना आपको सबको जानकारी है और सब तरह जानते हैं एनसीएल के पास कोई पैसा नहीं। बाकी बचता एनसीएल का नेटवर्क। हाँ, एनसीएल के पास एक मजबूत नेटवर्क है और नेटवर्क मेरे और आपकी वजह से है
या 7,000 एमवीपी और 35,000 किसानों की वजह से है। और कहीं न कहीं इन लोगों को अगर मिला दे तो हम एक मजबूत सत्ता की तरह बन के हम कुछ भी कर सकते हैं और इस नेटवर्क को कहीं न कहीं भारतवर्ष के या भारत के बाहर के भी लोग बढ़ने का काम कर सकते हैं। आज अगर डॉक्टर श्याम गोलप की बात करें तो उन्होंने नेटवर्क बनाया था तो उन्होंने कहीं न कहीं अनेकों प्रकार के एक वैकल्पिक पैसों की व्यवस्था की। इसमें नायर करके एक बंदा था जो कि उन्होंने जो है ना फंडिंग के ऊपर काम किया और ये फंडिंग के ऊपर जो है ना उन्होंने जो काम करते हुए लगभग 2019 में ही उन्होंने ये जो 50,000 करोड़ की व्यवस्था कर ली और ये 50,000 करोड़ व्यवस्था की ग्लोबल फंडिंग का जो कि जो सैंक्शन 2019 में ही हो गया था। और आपको अगर याद हो कि फिर पीएसएल के लिए इन्होंने बिल्ड किया था और इसी फंडिंग के भरोसे उन्होंने जो है बिल्ड किया था। अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सल ट्रस्ट ऑफ इंग्लैंड से जो है ना लगभग ये जुलाई में ही ये 50,000 करोड़ फंडिंग में जो है एक पार्ट था 3,000 करोड़ का फंड जो कंपनी ने रिसीव करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन कुछ अंदरूनी कारणों की वजह से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कुछ एमसीएल के ही लोगों ने इस चीज को रोकने की कोशिश की और सफल भी हुई और इस असफलता के कारण बहुत से लोग जो आस लगाए बैठे थे कि जब फंडिंग आ जाएगा तो हम अनेकों प्रकार के कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं वो मिथ्या हो गया और गलत हो गया और डॉक्टर श्याम गोलप ने झूठ बोला दिखाया हमको ऐसा किया नहीं, ये फंड्स आ रहे थे इसको रोका गया और किसने रोका कैसे गया मैं इससे भी बात नहीं करूंगा। अब इसके आगे जाने की बात और ये यूनिवर्सल ट्रस्ट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से 24,000 करोड़ का फंड्स फिर से हमने इसको इनिशिएट किया और ये हमने जो भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद 3 मार्च को अगर बातचीत अगर मेरे बारे में या डॉक्टर श्याम गोलप के बारे में सुना होगा ये फंडिंग की व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर ली थी 24,000 करोड़ का। अब ये जब फंड्स आते हैं तो इसके कुछ फॉर्मेलिटी होती है और ये फंड्स रिसीव करके अब अकाउंट में करने के लिए ढेर सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए अनेकों प्रकार की संस्थाओं से गुजरना पड़ता है, दौड़ना धूपना पड़ता है, कुछ फंड्स का भी बड़े रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर। वो हमें 27 मार्च को इन सब चीजों को कंप्लीट करना। ध्यान रखिएगा ये 27 मार्च को हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 27 मार्च से अब हमको लोकल लेवल पे जो भी चीजें चाहिए तो लोकल ग्राउंड लेवल पे हम किस बैंक में पैसा लें ये हमें निर्धारित करना था। तो डॉक्टर श्याम गोलप ने कहीं न कहीं इस चीजों को जो है ना लगभग साउथ इंडियन बैंक के अंदर ये पहला जो किस्त था 4,000 करोड़ का ये जो है साउथ इंडियन बैंक ने तय किया कि एमसीएल के अकाउंट पे ये पैसा हिट करें। 3 अप्रैल को इसके अंदर हिट किया लगभग 60 करोड़ का पहला अमाउंट। ये जब 4,000 करोड़ बड़ा फंड आता है तो कंपनी आरबीआई एक साथ पैसा नहीं देती, पहले छोटे अमाउंट के हिट करेगी और वो प्रॉपर तरीके से रिसीव कर लिया तो उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होते हैं। अगर फॉर्मेलिटी सही तरीके से कंप्लीट कर लिया फिर आसानी से 4,000 करोड़ उसके बाद 20,000 करोड़ उसके बाद 26,000 करोड़ सभी पैसे आ जाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं 60 करोड़ जो है ना रिसीव करने के लिए फंडिंग जो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं साउथ इंडियन बैंक तो बहुत बड़ा बैंक नहीं है ये। अब इनके पास क्या था कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए आपने सुना होगा कि ये सब चीजें जो है ना ये इसके पीछे पड़े थे। अब उनके पास रिसीव तो 60 करोड़ का हिट किया तो रिसीव करने के लिए जो है ना कहीं वो फॉरेन फंड्स को रेमिटेंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था और सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं था। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते करते 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल चले गया। 16 अप्रैल को लगभग ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन 16 अप्रैल को कंप्लीट होने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार छुट्टी था। तो लगभग मंडे की अगर बात करूं मैं तो मंडे को लगभग ये जो ना ईडी है, एफडीआई है, आरओसी है, सेबी ऐसे ढेर सारी गवर्नमेंट संस्थाएं होती जिसके अंदर जो क्लियर करना होता है। कहीं न कहीं 60 करोड़ का स्क्रीनशॉट भी काफी ग्रुप के अंदर जो देखा होगा आपको सर्कुलेट हुआ होगा। तो ये यही था गवर्नमेंट एजेंसी को क्लियर करना था। 21 तारीख को हमने क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां आई कि ये जो फंड था 60 करोड़ का नहीं था, ये अमाउंट कहीं न कहीं बड़ा था और उस बड़े अमाउंट के अंदर तकलीफें ये हुई कि ये 4,000 करोड़ का एक हिस्सा था 60 करोड़। अब 4,000 करोड़ का एक हिस्सा था तो जो है साउथ इंडियन बैंक ने क्योंकि इसके बाद 20,000 करोड़ और आना था तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी रिसीविंग कैपेसिटी कहीं न कहीं ये नहीं है, इसके अंदर हम इतना बड़ा अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई कि अब हम क्या करें। तो एमसीएल ने निर्णय किया कि हम इसके अंदर आरबीआई को फिर से इसको वापस भेजेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक से ये 23 तारीख को वापस चले गया और 23 तारीख को वापस चले गया ये पैसा और ये हमको निर्णय लेना पड़ा अपरिहार्य कारणों से। और ये कंपनी को जो है ना ईमानदारी से जो है उन्होंने कहा था
आपने अगर देखा होगा कि मैंने अगर 3 अप्रैल को पैसा आ रहा है तो मैंने 15 अप्रैल को कहा था कि सभी के अकाउंट सभी लोग को पैसे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे क्या मिल रहा है, और फंड तो आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और आएगा पैसा ही। और ये पैसा आया है 24,000 करोड़, पूरा आएगा पैसा ही। एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, और इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होना था। तो 15 अप्रैल को कहा था, तो मैंने उन लोगों के लिए ये बात है कि मैंने झूठ नहीं बोला था, और ये टाइम लिमिट में कंप्लीट होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इतना लेट नहीं होता, नॉर्मली सॉफ्टवेयर होते हैं बैंकों के पास, किसी वजह से नहीं हुआ। और प्लीज मेरे से कोई ये बात मत पूछिएगा कि भाई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ये हुआ, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, पैसे भी आए, उनकी रिसीविंग कैपेसिटी कम थी, कहीं कहीं कैंसिल हुआ, और ये पैसा चली भी गया आरबीआई में, और आरबीआई के माध्यम से फिर से जो है ना, ये हमने कोशिश की कि हमारे दूसरे बैंक में आ जाए। तो कंपनी ने निर्णय किया कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये पैसा लेंगे, और आज 25 तारीख है, और ये पैसा जो है ना यहाँ हिट किया। ऑल अबाउट फॉर्मेलिटी, फिर से फॉर्मेलिटी को जो एसबीआई को करना पड़ेगा, जैसे कि जो है ना साउथ इंडियन बैंक में किया था, जैसे आरओसी है, ईडी है, सीबी है, और आज जो एनसीए की बात करें तो वहां भी उनको क्लियर करना होगा, सेबी भी क्लियर करना होगा। ये सभी संस्थाओं को जो क्लियर करने के लिए इट विल टेक्स 2 से 3 वर्किंग डेज जाते ही जाते। और आज की अगर बात करूं, आज का दिन तो बीत गया है। अब वर्किंग डेज की अगर बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, अधिकतम वेडनेसडे को फंड्स ये रिसीव होना ही होना है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, आएगा ही आएगा पैसा। तो ये इतिहास है ये एमसीएल के अंदर फंड्स का। ये पैसा जैसे ही आ जाएगा, इसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर जो है ना 4,000 करोड़ रुपया आ जाएगा, और उसके बाद 20,000 करोड़ भी आ जाएगा। अब फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ना, अगले गुरुवार को, हर गुरुवार को कंपनी पैसा देने वाली है। तो अगले गुरुवार को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बड़ा अमाउंट होगा। आपने देखा होगा पिछले 2 गुरुवार से ये अमाउंट गए हैं। पहले गुरुवार को 30 लोगों को उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था एक एक्स अमाउंट। इस गुरुवार को भी 30 लोगों को पैसा गया है। अगर आपको बता दूं तो जो लोगों को जानकारी हो ना हो, 30 लोगों को पैसा गया है, ये भी एक्स अमाउंट गया है लोगों को। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अगले गुरुवार को बटेगा ना पैसा, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स पर्याप्त होगा, बहुत बड़ा फंड्स होगा, तो ये बड़ा अमाउंट सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोशिश ये होगी कंपनी की कि जो पूरे के पूरे अमाउंट इन लोगों को जो है ना, जैसे पार्ट पेमेंट गया तो कंप्लीट पेमेंट देके खत्म किया जाए। और ये रिफंड जो जाएगा ये अधिक से अधिक लोगों को जाएगा। जैसे 30 लोगों का नाम लिया तो जो 30 लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को पैसा जाएगा, और धीरे धीरे से सभी का नंबर आएगा, और ये फंड्स जो है क्लियर करेंगे। अब कंपनी ने निर्णय किया है कि गुरुवार टू गुरुवार ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो मेरे से प्रश्न पूछिएगा मत दिया कि गुरुवार को क्यों करें, जिनको बोलो कि डेली करें। आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन कि मैं उनको सलाह दूं कि नहीं आप डेली करो, ये उनका निर्णय। अब क्यों निर्णय है, इसका एक वाजिब कारण होगा, वो नहीं को पता। हाँ, फंड आ जाने के बाद कंपनी जब आ जाएगी तो जो है ना, ये हफ्ते भर के अंदर कंपनी जो है ना कम्युनिकेशन के लिए अपने आदमियों को बिठाएगी। यू कैन आस्क देम कि जब उनका जो शुरू हो जाएगा तो वो होगा। तब तक के लिए पैसा कंपनी के पास 100% आना ही आना है, और ये पर्याप्त फंड है, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमको जो है ना हमारे सभी काम होंगे, मे बी रिफंड के बाद हो या हमारे कुछ ड्यूज हो, सभी क्लियर होंगे। तब तक आपको जो है ना पैनिक नहीं होना है, और आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है ना, उससे बेनिफिट होना है। आपको कोशिश ये करिए, एक एसोसिएशन बना के रखिए उन लोगों का जो पॉजिटिव है, क्योंकि अनायासी जो है झगड़ा करके, केस करके, दुनिया भर का लफड़े करके इससे कोई लाभ नहीं होना है। आपने पैसे लगाए हैं, आपको पैसे चाहिए, और पैसे कंपनी के हिसाब से मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और इसमें जो है ना कंपनी की नीयत भी साफ है। अब ये है कि आप जो है ना रिफंड के प्रोसेस करना चाहते हो या प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, सभी चीजें आपके होने की होनी है। सबसे बड़ा तकलीफ ये है ना कि जो है ना एमसीएल के अंदर जो हम किससे कांटेक्ट करें। तो जैसे ही फंड्स आ जाएंगे, उसके बाद ये सबसे पहला काम कंपनी यही करने वाली है कि जितने भी एमएसएस हैं सभी के साथ कम्युनिकेशन जो ये होना जरूरी, और कम्युनिकेशन कंपनी करेगी, और सभी लोगों को जो है अपने हाथ में लेगी, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस चीज को सुनेगी, और कहीं ना कहीं उनको समय देगी कि भाई ये समय को आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप पैनिक ना हो, और आप यहाँ वहां बात मत करिए, ऑथराइज पर्सन से ही बात करिए। तो मैं आपके लिए तब तक उपलब्ध हूँ जब तक कि आपका कम्युनिकेशन जो है ना शुरू हो जाए। ये कम्युनिकेशन जैसे एमसीएल से डायरेक्ट आपका शुरू हो जाएगा तो विषय खत्म हो जाएगा, और तब तक
यहाँ वहां बात मत करिए और किसी से जो जरूरत नहीं है जो चीजें करने की। आपको हर फ्राइडे को डॉक्टर श्याम गोलप के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो पर्याप्त है। अगर मैं बात करूं किसी का रिफंड जो है ना उन्होंने नहीं किया है मेल कंपनी को, तो कंपनी को मेल कर सकते हैं और उनको कहने की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या रिफंड जो चाहिए उनको जो है वो कर सकते हैं। जितने भी ड्यूज हैं आप उसके लिए भी मेल कर सकते हो कंपनी को। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि चलो आप जो है ना कहीं एमएसपी के प्रोजेक्ट या कोई जो है ना वैसे प्रोजेक्ट आपका जो है ना बिजनेस प्रपोजल है वो एनसीएल कंपनी के साथ जो है कर सकते हो। बायोकोल प्लांट के लिए अगर आपके पास जो है ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था है या बायो सीएनजी के लिए आप उसके लिए भी जो एनसीएल कंपनी को मेल कर सकते हो। और ऑफकोर्स एमएसपी जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो भी करना चाहते हो तो ये डिफरेंट जगहों पे आप मेल कर सकते हो जो स्क्रीन पे दिया गया। ध्यान रखिए ये एनसीएल जो काम करने जा रही है बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था, और बहुत बड़ी व्यवस्था के अंदर सभी के लिए बहुत कुछ है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि छोटा मोटा व्यापार नहीं, बहुत बड़ा एक व्यापार है। और मैं बात करूं एक तहसील के माध्यम से आप जो है ना हजारों करोड़ का व्यापार बहुत ही कम समय पे ये कर पाओगे। और ये देखो क्या, तो ये सभी के लिए जो है ना एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एमएसएस, एमवीपी और फार्मर्स के लिए। अगर आपके पास कोई प्लान है तो कंपनी को डायरेक्ट मेल कर सकते हो और कंपनी कहने की इस चीज के लिए रिस्पॉन्ड भी करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई चीजों का चीजें अगर करना चाहते हो बड़े स्तर पे तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेशेंस भी आपको चाहिए। और आपके पास कोई भी आइडिया है तो कहीं ना कहीं इस सब चीजें आप जो है ना इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते। गवर्नमेंट देश में सहयोग कर रही है। अगर मैं बात करूं फंडिंग की तो फंडिंग के प्रोसेस के दौरान गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी हुई और इसके बारे में चर्चा करने के बाद गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं कहीं ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ना हमारे साथ लाने के लिए जो है ना काम करना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं ग्राउंड लेवल पर पहुंचती नहीं है। आज किसान का आमदनी सरकार जो बढ़ाना चाहती है, दुगना करना चाहती है। सभी उनके पास ढेर सारी योजनाएं हैं और कहीं तो योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे एनजीओ हम काम कर सकते हैं। हमारे पास एफपीओ है और एफपीओ में लगभग हर ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी है और लगभग बहुत सी किसानों का हमने जुड़ा है। तो सभी किसानों के साथ भी हमारी जो है ना अच्छी जो है कनेक्टिविटी। तो हम अपने माध्यम से गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सी योजनाएं हैं जो हम इनके साथ में करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट हमें जितना पैसा हम कंज्यूम कर रहे हैं या जितना सब काम कर रहे हैं, जैसे हमने ये सब कंज्यूम कर लिया इसके साथ ही इतने ही पैसे गवर्नमेंट और भी आपको देगी कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो रूट लेवल पे काम कर रहे हो और इसके अंदर हम आपके साथ हैं। तो गवर्नमेंट इसके अंदर हमारे अंदर बहुत जो फायदा कर सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर इस बिजनेस मॉडल की अगर बात करूँ तो लगभग 100 से ज्यादा हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना हमारे एफपीओ के माध्यम से बन सकती है। अगर हम बात करें बायोफुल बायो सीएनजी की तो हमारे लिए ये प्रायोरिटी है कि हम ये प्रोजेक्ट सभी जो तहसीलों के अंदर तो लगाने ही वाले हैं। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो उनके साथ काम करते हुए प्रत्येक तहसील के अंदर एक साल में ही लगभग 150 करोड़ के ऊपर हम व्यापार कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा लगभग ये 3 सालों के दौरान लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा व्यापार हम प्रत्येक तहसील के अंदर कर सकते हैं। तो प्रोसेस बड़ा है, काम बड़ा है। हम अनेकों प्रकार की योजनाएं अपने तहसील के अंदर काम करते हुए इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। हमारा जो एनसीएल का ताकत है वो है 1200 एमएसएस, 7000 एवीपी और लगभग 35 लाख किसान। हो सकता है इसमें से कुछ लोग नाराज हैं, फिर भी हमारी संख्या इसमें से बहुत ज्यादा घटेगी नहीं और सभी लोग जो आए हैं काम करने के लिए आए हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये बता सकूं और आत्मविश्वास आपके अंदर दिला सकूं कि जो भी प्रोसेस में डिले हुआ है तो कुछ न कुछ कारण हुए, लेकिन अब डिले नहीं होगा। अगला दिन जो होगा वो एनसीएल का होगा और एनसीएल के माध्यम से हमारा होगा और हमारे ग्राउंड पे सभी काम जो है तो कहीं ना कहीं हम एक मजबूत जो है ना व्यवस्था के अंदर है। और हम चाहते हैं कि जो है ना 6000 से ज्यादा तहसील, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत पूरे भारतवर्ष में है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर हर वो काम हम करें जो हम कर सकते हैं। और ये सब काम करते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पड़े और फिर से हम भारत देश को विश्व गुरु बनाए और आर्थिक तौर पर
थैंक यू वेरी मच आप लोग